अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। नया सेक्शन शुरू करेंगे, सेक्शन 1.3 अरविन क्रेसिक वाली टेक्स्ट बुक का, और ये सेक्शन है ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स एंड नेबरहुड्स। मेन कंसर्न हमारा इस सेक्शन के साथ, जिस टॉपिक के साथ है, वो है सेपरेबल स्पेसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर फाइनल पेपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाया करता है। गिवन स्पेस के बारे में कहा जाता है कि प्रूव करें कि ये सेपरेबल है। तो आज हम सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन सीखेंगे और इसकी दो एग्जांपल्स भी करेंगे। लेकिन सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन समझने से पहले हमें चंद एक डेफिनेशंस जो हैं वो चाहिए, और वो डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ओपन बॉल है, क्लोज बॉल है, स्फीयर है, और फिर उसके बाद आ जाता है इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट, और फिर उसके बाद accumulation पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, और फिर उसके बाद डेंस सेट। डेंस सेट की जब आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको समझ आएगी कि सेपरेबल स्पेस क्या होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन बॉल को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ओपन बॉल क्या होती है। यहाँ पर जो मैं आपको लिखवाऊंगा वही आपके नोट्स होंगे। ओपन बॉल, सपोज़ करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है X, और इसका हम एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट x0। Let X with a metric D be a metric space and x0 belong to X and R be greater than 0, any real number, positive real number. Then the open ball be centered at the point x0 having radius r is defined as, बल्कि इसके आगे पूरा लिखें, centered at x0 having radius is defined by b of x0 r। ये एक सेट है मैट्रिक स्पेस x के तमाम ऐसे पॉइंट्स का। पॉइंट्स x से हम उनको डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स X where X belongs to the metric space X, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, D of X x0 less than R। ठीक है, यानी कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है मैट्रिक स्पेस X के, ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है कि जिनका जब आप सेंटर x0 से डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस लेस देन R होगा। ठीक है, तो ये ओपन बॉल है। क्लोज बॉल की डेफिनेशन जो है वो ऐसी ही है, यही सब चीज़ें आपने लिख लेनी हैं। ये सारी चीज़ आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने क्लोज बॉल लिख लेना है, ठीक है, और बी के ऊपर बार लगा लेनी है, बी बार x0 r। दिस इज़ द क्लोज बॉल हैविंग रेडियस r centered at x0। This is the set of all those points of the metric space X for which D of X and x0 is less than or equal to R। बाउंड्री भी बीच में शामिल होगी। ठीक है जी, तो ये क्लोज्ड बॉल हो गई है। और इस क्लोज बॉल की जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, जो इसको बाउंड कर रहा है, वो फिर स्फीयर कहलाएगी। ठीक है,
यानी कि स्फीयर क्या होगी, स्फीयर को यहाँ पर किस चीज़ से डिनोट किया जा रहा है, एस से। तो स्फीयर एस जो है वो आपके पास centered at x naught, having radius r, the set of all those points of the metric space x for which d of x and x naught is equal to r। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ ज़रा नोट करें कि ये लाजमी नहीं है कि इस स्फीयर की जो शेप है वो स्फीयर जैसी हो, या इन बॉल्स की शेप जो है वो बॉल्स जैसी हो। शेप कैसी है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मैट्रिक कैसा है और आपकी मैट्रिक स्पेस कैसी है। ठीक है, हो सकता है कि जब आप मैट्रिक चेंज करते हैं स्पेस वो ही रहने देते हैं, स्पेस एक्स। मैट्रिक जब आप चेंज करेंगे तो हो सकता है कि इन बॉल्स की शेप्स जो हैं वो भी चेंज हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है नेबरहुड। इसका तो आपको पता है, नेबरहुड। स्फीयर का आप लिख लेना कि यही सारी चीज़ें लिख लेना। दैन इसके आगे दैन द स्फीयर एस एक्स नॉट आर सेंटर्ड एट एक्स नॉट हैविंग रेडियस आर इज़ डिफाइंड एज दिस। अच्छा जी, नेबरहुड की तरफ आते हैं। नेबरहुड से क्या मुराद है, पहले आप एप्सिलॉन नेबरहुड ले लें। एप्सिलॉन नेबरहुड से मुराद जो है वो एप्सिलॉन साइज़ की या एप्सिलॉन रेडियस की बॉल होगी। ठीक हो गया। अ बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज़ कॉल्ड द एप्सिलॉन नेबरहुड। तो ये चीज़ है, इसको आप लिखेंगे पेज नंबर 19 के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी है। एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन is called an epsilon neighborhood, पूरा पूरा लिखना है, neighborhood of x naught। ठीक है, तो x naught का epsilon neighborhood जो है वो क्या है, epsilon साइज की बॉल which is centered at x naught। ठीक हो गया। एंड ओपन बॉल के आगे जो है ना आपने ये लिखना है बी ऑफ एक्स नॉट आर। ठीक है, और फिर उसके आगे ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, इस तरह से लिखना है। अच्छा जी, अब नेबरहुड क्या होगा किसी पॉइंट एक्स नॉट का। इससे मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो लाई करता हो, किसी भी साइज़ का एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट लाई करता हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द नेबरहुड। ठीक है, अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट of the metric space X which contains an epsilon neighborhood of x naught। यानी कि एक ऐसा सबसेट ऑफ द सेट x जिसके अंदर कोई ना कोई नेबरहुड ऑफ x नॉट, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x नॉट लाई करती हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x नॉट। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है इंटीरियर पॉइंट। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आप लोग जल्दी से लिख लें। इसके बाद में ये जो वाइट बोर्ड है इसको रद्द कर देता हूँ। सो आई होप आप लोगों ने ये डेफिनेशंस लिख ली हैं। अब इंटीरियर पॉइंट की तरफ आते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इन लेक्चर्स को आपने मिस नहीं करना है, इनको जो ना आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, वरना फिर आपको ये कोर्स नहीं समझ आएगा। इंटीरियर पॉइंट और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इस कोर्स का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट से क्या मुराद है, किसी सेट के इंटीरियर
पॉइंट से मुराद ये है, सपोज़ करें ये आपके पास एक सेट है, ठीक है जी, सेट M जो कि मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट है। इसका पॉइंट x0 उस सूरत में M का इंटीरियर पॉइंट होगा कि जब इसके अबाउट किसी साइज़ की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई एप्सिलॉन नेबरहुड पॉइंट x0 के अबाउट ऐसी हो जो कि इस सेट के अंदर लाई कर जाए, ठीक हो गया। जैसे कि ये मैंने एक नेबरहुड ड्रॉ की है, ये इस सेट के अंदर आ गई है एज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो फिर इस केस में पॉइंट x0 को हम कहेंगे दिस इज़ द इंटीरियर पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, अ पॉइंट x0 belonging to M which is a subset of the matrix space X is called an interior point of M if M is a neighborhood of x0. M is a neighborhood of x0, ठीक हो गया। इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है या जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है वो बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेबरहुड को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया गया, यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये वाला सेट M जो है वो ख़ुद पॉइंट x0 का एक नेबरहुड बन जाए तो फिर जो है आपके पास यह जो पॉइंट x0 है इसका इंटीरियर बन जाता है। अब आपको पता है कि एक सेट जो है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड किस सूरत में होता है, जब उसके अंदर एक एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। जो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x0 ऐसी आ जाए हमारे पास जो कि उस सेट के अंदर लाई करती है। तो अभी हमने ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन सीखी थी, वो यही थी। तो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है वो एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है जी। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डेफिनेशन आप लिखें वैलिड होनी चाहिए। इंटीरियर पॉइंट, अब सेट M इंटीरियर से क्या मुराद है, इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट से मुराद उस सेट के तमाम तर इंटीरियर पॉइंट्स का सेट, ठीक हो गया। इंटीरियर ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स of M contained in the matrix space X is called interior point, interior of the set M। इसको आप डिनोट किस तरह से करते हैं, डिनोटेड बाय, कुछ ऑथर्स इंट M का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो है वो M के ऊपर छोटा सा नोट का साइन लगा लेते हैं, और कुछ ऑथर्स जो हैं वो INT के बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम आगे जाते हैं, इसके आगे फिर कॉन्टीन्यूअस मैपिंग एंड कॉन्टीन्यूअस मैपिंग थ्योरम दिया हुआ है। तो ये दोनों आपने रियल एनालिसिस में चैप्टर 2 में पढ़ रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं करा रहा। पढ़े भी आपने, उनको स्टेट किया, प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स दिए हुए हैं इसी थ्योरम के, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी करा रखा हुआ है। आगे हम चलते हैं लिमिट पॉइंट की तरफ, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक्यूमुलेशन पॉइंट, इसको लिमिट पॉइंट भी कहा जाता है या लिमिट पॉइंट।
सपोज करें कि आपके पास एक सेट है, सेट M, कोई पॉइंट M, सेट को मैं इस तरह से ले रहा हूँ, अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा कंसीडर करें, इसके अबाउट आप किसी भी साइड का साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करें, जैसा कि मैंने ये एक नेबरहुड ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं कि इस नेबरहुड में सेट M के पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट आप किसी भी साइज़ का नेबरहुड ड्रॉ करें, उस नेबरहुड में अगर इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट आता है, तो फिर ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट M। क्लियर हो गया? तो ये है इसकी डेफिनेशन। अ पॉइंट x नॉट, और ये जो पॉइंट मैंने लिया था विच क्वालिफाइज टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ये पॉइंट आपकी मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग करना चाहिए। अ पॉइंट x नॉट ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस MS में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, मैट्रिक्स स्पेस X इज कॉल्ड a limit point या accumulation point of a set M which is a subset of the matrix space X if every neighborhood of point X naught contains at least one point किसका of the set M, ठीक है, distinct from X नॉट, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है वो X नॉट से डिफरेंट होना चाहिए। मैंने कहा था कि पॉइंट X नॉट के अबाउट आप किसी भी साइज़ की नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उस नेबरहुड में सेट M के पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और वो जो पॉइंट्स हैं ये इस सेंट्रल पॉइंट X नॉट से डिफरेंट होना चाहिए, अदर देन X नॉट होने चाहिए। तो X नॉट के अलावा अगर X नॉट M के अंदर आ भी रहा है, ज़रूरी नहीं है कि X नॉट M के अंदर आए। पहला पॉइंट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट पॉइंट जो है सेट M के अंदर आए, नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो अगर आ जाता है सेट M के अंदर, तो इस केस में जो आप पॉइंट्स ले रहे हैं नेबरहुड के अंदर वो अदर देन X नॉट होने चाहिए। तो फिर X नॉट जो है वो सेट M का लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट उस सूरत में होगा जब X नॉट के अबाउट किसी भी साइज़ की नेबरहुड ड्रॉ करें, उस नेबरहुड में सेट M का एटलीस्ट एक पॉइंट लाजमी आना चाहिए, ठीक है। एंड दैट पॉइंट मस्ट बी अदर देन X नॉट, X नॉट के अलावा कोई और पॉइंट होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्लोजर आ गया। क्लोजर से क्या मुराद है? क्लोजर से मुराद ये किसी सेट के क्लोजर, सेट M का क्लोजर मिसाल के तौर पर, इससे मुराद क्या हो गया, इसमें सेट M के तमाम तर पॉइंट्स होंगे और सेट M के तमाम तर लिमिट पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। तो सेट M और इसके तमाम तर लिमिट पॉइंट्स का सेट इज़ कॉल्ड द क्लोजर ऑफ M एंड बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन्स द सेट M। अच्छा, क्लोजर the set consisting of the points of M
and the accumulation points of M and any limit points of M is called, they are denoted by M, ऊपर बार लगाएंगे, and it is called the closure of M. ठीक है, it is the smallest closed set containing M smallest closed set containing M. इट इज़ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग M से क्या मुराद है? एक तो इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि ये सबसे छोटा ऐसा क्लोज सेट है जो कि M को कंटेन करता है। दूसरे अल्फाज में इसका मीनिंग ये बनता है कि अगर हम ऐसे तमाम सेट्स लेकर आते हैं जो कि क्लोज्ड हैं और M उनका सबसेट है उन तमाम सेट्स का, तो ऐसे सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो इंटरसेक्शन है वो M के क्लोजर के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यूँ भी कह सकते हैं कि M क्लोजर इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग M। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गई जनाब डेफिनेशन डेंस सेट की। अब डेंस सेट के लिए फिर आपको पहले काउंटेबल सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि इस बुक में नहीं है, तो मैं आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बता देता हूँ। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो फिर MSc पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ेंगे काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया, वहाँ पर आपने सेट थ्योरी पढ़ना है। एडवांस्ड एनालिसिस का जो पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है सेट थ्योरी, आसान सा कोर्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर काउंटेबल सेट्स का ही है। एक सेट काउंटेबल उस सूरत में होता है कि जब आप उसको 1 to 1 करस्पॉन्ड कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी कि आप उस सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान 1 to 1 एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्शन मैपिंग लेके आ सकते हैं। अ सेट S स्केल इज़ अ काउंटेबल सेट is said to be लिख लें, is said to be countable if there is a bijection की बजाय 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी लिख सकते हैं। जब आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन की बात की जा रही है जो कि 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। There is a bijection of S onto the set of natural numbers। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं if there is a bijection of N onto S। ठीक है, यूँ भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। तो ये हो गया आपके पास काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट्स में दो किस्म के सेट्स आते हैं। एक तो फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स जो हैं वो पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ नहीं करस्पॉन्ड किए जा सकते, बल्कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एक सबसेट के साथ करस्पॉन्ड किए जाएंगे। तो फाइनाइट सेट्स तो डेफिनेटली पता है हमें कि काउंटेबल है, इनको काउंट किया जा सकता है। और इनफाइनाइट सेट्स एक ख़ास किस्म के हैं। अब इनफाइनाइट सेट्स दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं डीन्यूमरेबल, ठीक है। डीन्यूमरेबल कौन से होते हैं? डीन्यूमरेबल इनफाइनाइट सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ करस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। ठीक हो गया। और इनफाइनाइट सेट्स की दूसरी जो फॉर्म है, दूसरी टाइप है, वो ऐसे सेट्स हो जाते हैं जिनको आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1 to 1 करस्पॉन्ड नहीं कर सकते, और ऐसे सेट्स जो हैं वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं।
तो दो टाइप्स के इनफाइनाइट सेट्स हैं, एक है डीन्यूमरेबल और दूसरे अनकाउंटेबल। डीन्यूमरेबल सेट्स में कौन से आ जाते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे डीन्यूमरेबल हैं। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यस, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी डीन्यूमरेबल है, और इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं, रैशनल डेंसिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर लें। अनकाउंटेबल सेट्स में फिर आपके पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आ गए, ओपन इंटरवल आ गया, मिसाल के तौर पर 0 to 1 ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल। अब ये सेट अगर ये सेट अगर अनकाउंटेबल है तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल हो गया, और सेट क्यू बार भी आर का सबसेट है, तो इस वजह से भी ये अनकाउंटेबल हो गया। अच्छा जी, तो इस किस्म के सेट्स जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि क्यू जो है ये क्या है, दिस इज़ अ काउंटेबल सेट। इसी तरह से अगर आप कम्प्लेक्स प्लेन का एक ऐसा सबसेट ले लेते हैं जिसको मैं यहाँ पे चलें सी स्टार से डिनोट कर रहा हूँ, जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स रैशनल नंबर्स हैं, तो ये वाला सेट भी जो है वो क्या होगा, ये काउंटेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, डेंसिटी की तरफ आते हैं। डेंस सेट क्या होता है? डेंस सेट की डेफिनेशन है कि एक सेट M जो है वो मैट्रिक्स स्पेस X के अंदर डेंस उस सूरत में होगा जब आप M का क्लोजर निकालेंगे तो M का क्लोजर X के इक्वल आए। ठीक हो गया, यानी कि X का हर एक पॉइंट सेट M के अंदर होगा या सेट M का कोई लिमिट पॉइंट होगा। सिंपल सी बात यह है। A subset M of the matrix space X, matrix space X is said to be dense in X if M का क्लोजर is equal to X। यहाँ तक आप लोग इसको लिख लें, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं सेपरेबल स्पेस की तरफ कि सेपरेबल स्पेस क्या होती है। सेपरेबल स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस है और एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस है जिसके पास एक काउंटेबल डेंस सेट हो। ठीक है, यानी कि उसके पास एक सबसेट ऐसा होगा जो कि काउंटेबल भी होगा और उस मैट्रिक्स स्पेस में डेंस भी होगा। सेपरेबल स्पेस, इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स स्पेस X is said to be dense in the matrix space, is said to be separable if it has a subset which is dense in X. Okay, it has a countable subset आना चाहिए। If it has a countable subset, countable subset dense in X। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब हम आगे चलते हैं, चंद एक एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं। 2 एग्ज़ाम्पल्स करेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल हैं, बल्कि 3 कर लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 अरविंद क्रेसिक की बुक पर पेज नंबर 22 में है और ये है एग्जाम्पल 1.3-6 1.3-6 पेज नंबर 22 अरविंद क्रेसिक। रियल लाइन, रियल लाइन कैपिटल R। ये लाइन क्या है? ये सेपरेबल है। ये है हमारी फर्स्ट एग्जांपल। प्रूव करना है कि ये एक सेपरेबल स्पेस है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक सेपरेबल स्पेस है। इसके लिए आप मैट्रिक D ले लें, ठीक है, और वो आप यूजुअल मैट्रिक ले लें। लेट द मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स बी यूजुअल मैट्रिक। मैं यूजुअल मैट्रिक क्यों ले रहा हूँ? बुक में नहीं लिया गया, लेकिन इसकी रीज़न है मैं क्यों ले रहा हूँ यूजुअल मैट्रिक। दैट इज़ D ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y, ठीक है, फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा जी, अब रियल एनालिसिस में जाएं आप लोग। रियल एनालिसिस में आप लोग सीख चुके हुए हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस होता है अकॉर्डिंग टू रैशनल डेंसिटी थ्योरम, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर्स लेते हैं R1 एंड R2, जिसमें R1 लेस देन R2 है, तो फिर चाहे ये दोनों एक दूसरे के जितने मर्ज़ी करीब ले लें, आप इन्फिनिटेसिमली क्लोज ले लें, तो इनके दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर ज़रूर होगा, ठीक हो गया। वो रैशनल नंबर आप Q1 ले लें मिसाल के तौर पर, या Q12 ले लें, Q12 या खाली Q ले लें सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस होते हैं। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक काउंटेबल सबसेट लेके आना है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस हो। तो डेंस सेट तो हम लेकर आ गए। काउंटेबल, अभी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है जी। ये चीज़ हमने प्रूव की हुई है। रियल एनालिसिस के चैप्टर 1 में एक लेक्चर था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ प्रूव करवाई है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वी नो दैट द सेट Q, डबल Q करके मैं लिखता हूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स is a countable set, is a countable set. Furthermore, the set Q is dense in R, दैट इज़ अगर आप Q का क्लोजर निकालते हैं तो वो आपके पास आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल। और रीज़न मैंने आपको बता दी, R1 लेस दैन Q लेस दैन R2, ये रीज़न है जिसकी वजह से ये इक्वेशन आती है डेफिनेटली। हैंस R इज़ सेपरेबल, ठीक है जी। तो हमने प्रूव कर लिया कि R के पास एक सबसेट ऐसा है जो कि R के अंदर डेंस है और काउंटेबल भी है। तो काउंटेबल सबसेट डेंस इन R लेके आगे, हैंस R इज़ अ सेपरेबल स्पेस। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल करेंगे
एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि वेरी नेक्स्ट टू द एग्जाम्पल 1.3-6 है, दैट इज़ द एग्जाम्पल 1.3-7 अरविंद क्रेसिक की बुक पर। यह बुक है मेरे पास, तो आप लोगों के पास भी ये बुक होनी चाहिए, चाहे PDF फॉर्म में, मैंने आप लोगों को दी हुई है PDF फॉर्म। द कम्प्लेक्स प्लेन C इज सेपरेबल, द कम्प्लेक्स प्लेन C is separable, complex plane C separable, solution बिल्कुल सेपरेबल है। इसका आप काउंटेबल डेंस सेट कैसे लेकर आ सकते हैं? लेट P कह दें या सेट ए, सेट A बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोज कम्प्लेक्स नंबर्स such that Z is equal to x plus iota y, where x and y they belong to the set of rational numbers। यानी कि ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स का हमने सेट ले लिया है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ये दोनों क्या हैं? रैशनल नंबर्स। अब ऐसा सेट जो है वो काउंटेबल भी हो जाएगा डेफिनेटली, और डेंस इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो जाएगा, क्योंकि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और x और y ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो इस वजह से ये वाला जो सेट हमने लिया सेट A, ये डेंस इन C हो जाएगा। then A is dense in C, और इसके अलावा ये काउंटेबल भी है। furthermore A is countable, hence C is separable। होपफुली आपको इस सेकंड एग्जांपल की अच्छी समझ आ गई है। एग्जांपल नंबर 1.3-8 एग्जांपल 3 है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, चलें बल्कि मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल 3 है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। ये आपने फर्स्ट सेक्शन में सीखी हुई है। discrete matrix space X is separable if and only if IFF X is countable। ठीक है जी। अब ये जो मैट्रिक्स स्पेस है ये अपने अंदर ही डेंस है, और कोई सेट अपना ही सबसेट होता है, तो इसका मतलब है कि सेट X का हम एक सबसेट लेकर आ गए हैं जो इसके अंदर डेंस है। अब X जो है वो सेपरेबल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी जब X काउंटेबल हो, तो इसका मतलब हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर ली। हैंस X इज सेपरेबल if and only if X is countable। तो अभी हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि ये काउंटेबल है जब तक हमें ये गिवन ना हो कि ये काउंटेबल है। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन है कि ये काउंटेबल है तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है ये सेपरेबल हो जाएगी। डेंसिटी मैंने आपको इसकी थोड़ी सी समझा दी है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल कंप्लीट होती हैं और आज का लेक्चर भी ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।